अस्सलाम वालेकुम जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 34, टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग। ऐसी लर्निंग जो बच्चे की एकेडमिक्स पे असरअंदाज हो, यानी सिर्फ हम उसको मेमोराइज नहीं करा रहे बल्कि उसको हम एक ऐसे टॉपिक से और एक ऐसे एरिया से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका ताल्लुक उसके एकेडमिक्स से है, मेमोरी से की बजाय एकेडमिक्स सीखने से है, तालीम हासिल करने से है, मेमोरी को याददाश्त को बेहतर बनाने से कम है। एकेडमिक लर्निंग में हम साइकोलॉजिस्ट जो देखते हैं दो चार चीजें, आज हम उनका जिक्र करेंगे। अब सबसे पहली बात इस रेफरेंस में है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तालीमी माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो काफी आपस में उलझते हैं कि हमारी एकेडमिक लर्निंग का गोल क्या होना चाहिए, यानी एकेडमिक लर्निंग का नस्बुलैन क्या होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स का लर्न करने के बाद बिहेवियर बेहतर हो जाना चाहिए, वो आदाब सीख सकें, वो मैनरिज्म सीख सकें, वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ला सकें, वो अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बना सकें, वो अपने माशरती ताल्लुकात को बेहतर बना सकें, वो अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकें। क्या एकेडमिक लर्निंग का ये गोल होना चाहिए? एक सेट ऑफ माहिरीन नफ्सियात का ये ख्याल है कि academic learning relates to the goal of academic learning relates to improvement in behavior, and improvement in behavior can be defined in various ways. Improvement in terms of an individual's behavior, improvement in terms of an individual and a group's interaction behavior, and improvement in the interaction between one group एंड अनदर ग्रुप्स बिहेवियर। तो हम किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, या क्या हम सारी किस्म के जो बिहेवियर हैं उनकी बात कर रहे हैं? एक तो ये इसमें गोल्स को डिफाइन करने की जरूरत है। दूसरा जो गोल्स को डिफाइन करने की जरूरत माहिरीन नफ्सियात महसूस करते हैं इन रेफरेंस टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट रिलेट्स टू विजन ऑफ ए पर्सन। उसकी तखय्युल की उड़ान को हमने बेहतर करना है। क्या हमने उसके गोल्स को हायर करना है कि वो अपनी जात के कैद खाने से निकलकर, अपने कुंबे और खानदान के कैद खाने से निकलकर, अपनी स्टेट और अपने एक रीजन के कैद खाने से निकलकर वो तमाम बनी नौ इंसान की वेलफेयर के बारे में सोच सके? क्या ये विजन होना चाहिए एजुकेशन का? तो माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं, और उसमें इस रेफरेंस में कि एजुकेशन के गोल्स क्या होने चाहिए, हमें ये दोनों नुक्ता हाय नजर दिखाई देते हैं कि एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट तो महसूस करते हैं, कहते हैं कि गोल होना चाहिए एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर। दूसरे माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो कहते हैं कि गोल इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर के अलावा आला तरीन गोल भी होने चाहिए, आला और उर्फा गोल भी होने चाहिए, नस्बुलैन भी होने चाहिए, और वो हैं क्रिएटिंग हायर विजन्स इन द स्टूडेंट्स। आपका क्या ख्याल है? आप अपने तलबा को किस किस्म के गोल्स से इंट्रोड्यूस कराना पसंद करेंगे? आपका क्या ख्याल है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के गोल्स क्या होने चाहिए? क्या इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर होना चाहिए, या क्या गोल ये भी होना चाहिए कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं उनमें एक आला नस्बुलैन की तरफ जिद्दोजहद करने का जज्बा पैदा हो? इन अदर वर्ड्स, क्रिएटिंग हायर विजन इन स्कूल इन योर स्टूडेंट्स। Educational psychologists have identified in this reference three types or three objectives
that are required as important determiners of education in their students. 3 किस्म के नस्ब-उल-ऐन हैं या 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एजुकेशन का एंड रिजल्ट होना चाहिए कुछ माहिरीन नफ्सियात के ख्याल में. वो कौन कौन से हैं? These 3 objectives pertain to what is to be taught. स्टूडेंट्स को, तुलबा को क्या पढ़ाना चाहिए? क्या हमें उन्हें माशरती उलूम पढ़ाने चाहिए? क्या हमें उन्हें फिजिकल साइंसेज पढ़ानी चाहिए? क्या हमें उन्हें नेचुरल साइंसेज पढ़ानी चाहिए? क्या पढ़ाना चाहिए? क्या रियाजी पढ़ानी चाहिए? क्या हमें उनको सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ानी चाहिए? क्या हमें उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये इस किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए? क्या पढ़ाना चाहिए? एक तो ये ख्याल है कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं, पहली जो गोल डिटरमिन करना है उनको, वो है व्हाट इज टू बी टॉट. दूसरी चीज जो माहिरीन नफ्सियात इसके बारे में सोचते हैं, ये समझते हैं, वो ये एक गोल रखना चाहते हैं अपने जहन में इस बात से अलावा कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, हमें स्टूडेंट से क्या इम्प्रूवमेंट्स की तवक्को रखनी चाहिए. आफ्टर दे हैव स्टडीड व्हाट वी हैव वांट टू टीच देम, व्हाट चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स डू वी एक्सपेक्ट in the behavior of our students? Should they be able to resolve arithmetical problems and issues? Should they be able to understand how monetary policies in a country work? Should they be able to understand the different laws of physics and chemistry, the equations that are the mainstay of chemistry? तो दूसरी बात जो माहिरीन नफ्सियात है, वो माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जब हमने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा दिया, कुछ समझा दिया, तो फिर हम क्या उनसे तवक्को रखते हैं कि क्या उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आनी चाहिए. और तीसरी चीज जो है, जो माहिरीन नफ्सियात देखना पसंद करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि स्टूडेंट्स की सोच में, उनकी थिंकिंग में भी फर्क आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. तो 3 चीजें माहिरीन नफ्सियात जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स में पढ़ाई के बाद, लेसन अटेनमेंट के बाद 3 चीजों का ख्याल उन्हें रखना चाहिए. नंबर 1, व्हाट इज टू बी टॉट. क्या उनकी तालीम किस तरह की होगी, क्या पढ़ाया जाएगा उन्हें. नंबर 2, उसके पढ़ाए जाने के इम्पार्ट करने के बाद व्हाट इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड नंबर 3, व्हाट चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन द थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. ये 2 बड़ी सोचने वाली बातें हैं, आप भी इस पर गौर कीजिएगा. व्हाट इज टू बी टॉट, what changes are expected as a result of the teaching of that matter in the behavior of the students, and what changes or improvements are expected in the thinking of the students. ये 3 चीजों का ख्याल माहिरीन नफ्सियात चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. अब अगर हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म्स में बयान करें, तो they can be stated as, more specifically, the instructional objectives can be stated and defined as, number 1, instructional objectives, number 2, behavioral objectives, and number 3, cognitive objectives. Instructional objectives refer to the objectives of instructions, the aim of instruction. What is the instruction supposed to lead towards? What are the intended learning outcomes? बच्चे पढ़ने के बाद उनमें क्या चेंज होनी चाहिए?
what type of performance the students are expected to demonstrate at the end of instruction. अगर मिसाल के तौर पर आपने उन्हें बताया है कि ज्योग्राफिया का ये लेसन है कि समुंदर कहां-कहां, समुद्री रास्ते कहां-कहां हैं, जब आपने ये उन्हें बता दिया तो फिर आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्टूडेंट्स नो, दे कैन आइडेंटिफाई वेयर those sea lanes are situated that you have described for them. तो instructional objective जो है, they are supposed to be clear instructions or clear statements of what students are supposed to learn. Instructional objective example could be that students are supposed to learn a table of 7. Another instructional objective could be that students are supposed to learn, if they are at the primary level, English alphabets. तो ये instructional objectives का एक अहम हिस्सा है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्लियरली पता होना चाहिए, बता देना चाहिए what is expected of them in terms of their performance. दूसरा जो है that pertains to behavioral objectives, कि जब हम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, तो एक तो हमने बताया कि उनको क्या सिखाया जाना चाहिए, what is to be taught, then it is to be taught in clear, unambiguous terms. दूसरी चीज जो है that is the behavioral objective. In other words, a list of behaviors the students are expected to show at the end of having received the instructional objectives. जब उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन हासिल कर ली हैं, तो इंस्ट्रक्शन हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे बिहेवियर्स दिखाने चाहिए जिससे पता चले कि दे हैव रिसीव्ड द इंस्ट्रक्शंस. हमने स्टूडेंट्स को बताया कि तुम्हें 7 का पहाड़ा सीखना है. यू हैव टू लर्न द टेबल ऑफ 7. आफ्टर दे हैव लर्न द टेबल ऑफ 7, which is the instructional objective, then they have to demonstrate, recite the table of 7 for the teacher or for the class. Now this is the behavioral objective. Behaviorally describing, behaviorally acting out what they have learned. If the students are taught, for instance, to draw a triangle, that would be instructional objective. When they demonstrate that by actually drawing a triangle on a piece of paper with a pencil, that is the behavioral objective or the behavioral side of instruction. And the third objective in this reference is what is called cognitive objectives. As you know, cognitive refers to one's thinking, thought processes. When we are talking about cognitive objectives of instruction or lessons or learning, then we are referring to not the behavior, but the thinking of the people who have received the instruction. So cognitive goals or cognitive objectives refer to a student's, after having received instruction, the change or modification or improvement that takes place in his or her thinking is referred to as cognitive objective of a learning lesson or a learning plan. Cognitive objective refers to the change, usually the improvement in the thinking process of people who have received instruction. तो उस स्टूडेंट में सिर्फ उसके किरदार में इम्प्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ
उसकी सोच में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. Whereas behavioral objectives refer to improvement or change in behavior, cognitive objectives refer to improvement in thinking. Improvement in thinking is another important objective of learning. एक और बात जो समझने वाली है, that cognitive or instructional objectives are referred to, can be understood in terms of applying the knowledge that one has gained, the students have gained in solving problems that are faced by them in everyday life. ये बड़ी सोच वाली बात है कि cognitive and instructional objectives refer to higher level of thinking operations. These objectives emphasize that the students, what they have learned, they have not only learned to keep it in their minds, stored in the short or the long-term memory, but can use that learning in their everyday life. ये निहायत अहम कॉन्सेप्ट है मॉडर्न एजुकेशन का कि जो कुछ आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो महज उनके मेमोरी बैंक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. मेमोरी बैंक का हिस्सा भी बनना चाहिए, एसेंशियल हिस्सा है वो जिंदगी का, लर्निंग का, लेकिन सिर्फ मेमोरी बैंक में ही महफूज नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस मवाद का उनको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए to improve their life and to improve their learning and to improve their thinking and to improve their social and physical conditions around them. Learning objective is not merely accumulation of knowledge. It is, of course, accumulation of knowledge. Of course it is. But that knowledge, after it is accumulated, that knowledge must be used. That accumulation must not lie dormant. It must perform its function. And that is what is an important objective of instruction. Gaining knowledge is important. Using that knowledge is equally important. ये बात भी आपके मद्देनजर रहनी चाहिए उस्ताद की हैसियत से. इसी बात को हम अगर बेहतर तौर पे समझना चाहें तो माहिरीन नफ्सियात ने कुछ इस पे मजीद रोशनी डाली है. गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिफाइंड by psychologists to have 3 criteria. जो इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, माहिरीन नफ्सियात समझते हैं कि उनमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए उन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में. जो मकासद हैं तालीम के, उसमें 3 चीजें माहिरीन नफ्सियात समझते हैं जरूर होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए. 3 चीजें मौजूद होनी चाहिए. और वो क्या क्या 3 चीजें हैं? नंबर 1, व्हाट इज रिक्वायर्ड बिहेवियर फ्रॉम ए स्टूडेंट. जब आपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ा दिया तो अब आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करे? ही मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट ही हैज एक्वायर्ड दैट नॉलेज. ये आप चाहेंगे ना उससे कि उसने वो सिर्फ अपने मेमोरी बैंक में रिसीव नहीं करके उसको स्टोर कर लिया, बल्कि ही कैन रिप्रोड्यूस बिहेवियर बेस्ड अपॉन व्हाट ही हैज लर्न्ड. ये एक ऑब्जेक्टिव. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि द ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ कंडीशंस अंडर विच द बिहेवियर हैज टू टेक प्लेस. यानी न सिर्फ ये कि बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाए कि उसने क्या करना है स्टूडेंट ने, बल्कि ये भी देखा जाए
कि स्टूडेंट ने under what conditions has to produce that behavior. He has to produce that behavior. And number 3 is, what is the criteria for judging the performed behavior? उसको जज करने का क्राइटेरिया क्या है? ये 3 चीजें आपने अपने नजर में रखनी है एज ए टीचर. अगर आप ये 3 चीजें अपने नजर में रखे हुए हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर, कंडीशंस और उसके नताइज, तो फिर आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बेहतर बना पाएंगे और उस स्टूडेंट्स की तालीम बेहतर कर सकेंगे. आपकी अप्रोच में एम्बिगुइटी नहीं होगी. आपकी अप्रोच, जैसे हमने पिछले लेसन्स में बताया, प्लान्ड होगी. प्लान्ड अप्रोच का मतलब है गोल डायरेक्टेड. हम अभी आपको बता के आए कि गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, और इस तरह से एजुकेशन वुड बिकम गोल डायरेक्टेड, यानी वो अपने नस्बुलैन की तरफ एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट्स को एक नस्बुलैन की तरफ ले जा रहा है. कुछ माहिरीन नफ्सियात इसको यूं भी समझ लीजिए, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं क्लासरूम से हट के थोड़ी सी, और खेल के मैदान में ले जाएं आपको, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को यूं समझा जा सकता है कि एक हॉकी का मैच हो रहा है 2 टीमों के दरमियान, और 2 टीमों में जो गेंद है उसको एक टीम वाले ड्रिबल करते हुए, दूसरों को डॉज करते हुए मुखालिफ टीम के गोल की तरफ ले जा रहे हैं. ये जो है, दिस इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. एजुकेशन में भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज रिक्वायर्ड कि आपका जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो एक खास गोल की तरफ चलना चाहिए. हम पहले डिफाइन कर आए हैं कि गोल क्या है. हम आपको बता चुके हैं अभी इस लेक्चर के शुरू में कि गोल कैसे होने चाहिए. वो आप पे डिपेंड करता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो टीचर स्टूडेंट की कंसल्टेशन पे डिपेंड करता है, वो हायर अथॉरिटीज और मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि गोल्स क्या होंगे. वंस द गोल्स आर डिफाइंड, देन द प्रोसेस मस्ट बी गोल डायरेक्टेड. तो ये बात जो है ये आपको खास मद्देनजर रखनी चाहिए. एक और जरा इधर से इससे मिलता जुलता लेकिन स्लाइटली डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस लुक एट दैट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. सम साइकोलॉजिस्ट्स रिकमेंड ए 2-step अप्रोच इन डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ए 2-step अप्रोच. वो समझते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिफाइन करने के लिए आप 2 नुक्ता नजर देख सकते हैं. क्या चीज है वो? दैट नंबर 1, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्टेटेड इन जनरल टर्म्स. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्टेटेड इन जनरल टर्म्स, यानी जो भी आपके नस्बुलैन है उसको जनरली बता देना चाहिए. मिसाल के तौर पर टीचर कहता है कि आज जब हम क्लास में लेक्चर खत्म करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एशिया के सब कॉन्टिनेंट में पहाड़ किस किस जगह पर वाक़या हैं. ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गई, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप जो है वो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं दैट आफ्टर हैविंग डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन जनरल टर्म्स, द ऑब्जेक्टिव मस्ट देन ऑल्सो बी डिफाइंड इन स्पेसिफिक टर्म्स. यानी इसको यूं भी समझ लीजिए कि इन जनरल टर्म्स आपने बता दिया
कि आप ज्योग्राफिया के लेसन में उनको बताया कि इस सब कॉन्टिनेंट में पहाड़ किस किस जगह वाक़या हैं। अब आप उनको बताइए कि हम मुख्तलिफ पहाड़ों के जो सिलसिला हाय दराज हैं इस एशिया के सब कॉन्टिनेंट बर्रे आजम में, वो कहां कहां वाक़या हैं, उनकी हाइट्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी हाइट्स कैसे कैसे डिस्कवर की गई, और हाइट्स जो उनकी बुलंदी है वो घटती बढ़ती कैसे रहती है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की वजह से हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, गर्मियों के मौसम में बर्फ क्योंकि निस्बतन पिघल जाती है, इसलिए हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है पहाड़ों की। ये बताना, ये दिस इज सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला जो है ऑब्जेक्टिव वो जनरल टर्म्स में स्टेट किया जाता है, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक या इलिस्ट्रेशंस में, मिसालों में पेश किया जाता है। मैंने आपको भी मिसाल दी पहाड़ों की बुलंदी की। इसकी एक और मिसाल भी हो सकती है कि आप कहें दैट देयर आर मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट्स इन द मरी हिल्स इन पाकिस्तान। ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। फिर आप उन ट्रीज की डिफरेंट काइंड को एक्सप्लेन करें, बताएं कि ये मरी के पहाड़ों में इस किस्म के दरख्त जो हैं वो पाए जाते हैं। दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंड step, or the what we call the objectives that are set by the instructor to make a lesson clearly understandable. Two-step approach, the general terms and specific terms, illustrations through examples. Under the two-step approach, first the objectives are set before the class, and in the second step, specific details are provided, giving examples. इस तरह से आप बच्चों को बेहतर तौर पे समझा सकेंगे। जनरल टर्म्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ whatever you want to explain to them in more general ways, and then a specific approach, giving them finer details and illustrating those details with examples and illustrations. यानी ये जो अप्रोच है कि आप जनरल से शुरू होके स्पेसिफिक की तरफ आएं, this is the approach that educational psychologists recommend. एक और भी अप्रोच है जिसको वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं a three-step approach. Now, whether a teacher uses a three-objective, three-step approach or a two-step approach, it is up to the teacher. Both these approaches psychologists have found to be very useful in imparting instructions to students. चाहे जो हमने अभी आपसे जिक्र किया 3-level अप्रोच अडॉप्ट कर लें या 2-step अप्रोच अडॉप्ट कर लें, माहिरीन नफ्सियात इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये दोनों अप्रोचेस जो हैं ये यूजफुल हैं इन इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स. अब ये टीचर की मिलान तबा पे मुनहसर है. इट डिपेंड्स अपॉन हिज ओन inclination whether he wants to adopt a 3-step or a 2-step approach. It is up to you. Whatever approach you want to take on, it is up to you. Psychologists believe that a teacher who has a certain bent of mind, he might prefer the 3-step approach. A teacher who has certain other bent of mind, he might like the 2-step approach. Both of these approaches are useful. आप दोनों अडॉप्ट करना चाहें, आप दोनों अडॉप्ट कर लीजिए.
आप एक अडॉप्ट करना चाहे, आप एक अडॉप्ट कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। ये क्या आप सिलेक्ट करते हैं, इससे इंस्ट्रक्शन इम्पार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी, जैसे मैंने गुजारिश की, मिलान तबा पे, योर बेंट ऑफ माइंड डिटरमिन्स व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू वांट टू अडॉप्ट। जैसा भी आपका दिल चाहे, आप समझते हैं कि आप इस 2 स्टेप अप्रोच से बेहतर तौर पे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, आप 2 स्टेप अप्रोच अडॉप्ट कर लीजिए। आप समझते हैं कि आपको 3 स्टेप अप्रोच, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव डिफाइन करनी चाहिए, आप वो अडॉप्ट कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि ये अप्रोच बेहतर है या ये अप्रोच बेहतर है। आगे चलते हैं। एक और जो अहम वेरिएबल है, एक और जो अहम फैक्टर है इन एजुकेशन, जिसका इंस्ट्रक्शन से ताल्लुक कम है और फिजिकल एनवायरनमेंट से ताल्लुक ज्यादा है, उसका भी जिक्र करते हैं। देखिए, हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है क्लासरूम की, उसका भी बच्चों की तालीम से गहरा ताल्लुक है। हमने आपको यह भी गुजारिश की थी पिछले लेक्चर्स में दैट नाउ साइकोलॉजिस्ट्स नॉट ओनली नो that physical environment of a person or a group or a nation influence the psychology of a person or the psychology of a group or the psychology of a nation. They also know that by changing those environments, by introducing variation, by creating environment, physical environment, they can influence the psychology of the people, person or nations. यही बात, बल्कि ये तो अब एक पूरा सब्जेक्ट बन गया है कॉल्ड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। यही बात क्लासरूम में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी एप्लीकेबल है। एंड दैट वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल in previous lectures. For the time being, I want to touch one of the important learning variables, and that is seat work. Seat work. Seat work refers to the work that the student sitting in his own seat in the classroom performs independently on his own in the class during the class time. Seat work is an important variable that determines, that can influence the education of a student. जो टीचर एक स्टूडेंट को उसकी अपनी जगह पे बैठ के काम करने की असाइनमेंट देगा, that is called seat work. Seat work has an important bearing on the educational process, on the learning of the students. Students जो अपने मेज, कुर्सी, डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, उसका उनके एजुकेशन से, उनकी लर्निंग से गहरा ताल्लुक है, निहायत गहरा ताल्लुक है। बहैसियत उस्ताद, आप जब स्टूडेंट्स को एक टॉपिक के बारे में बता देते हैं, उनको समझा देते हैं, उनके सवालात डील कर लेते हैं, तो फिर आप उनको मश्क के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पर सीट वर्क देते हैं. सीट वर्क इज when you expect students to carry on what you have taught them on their own independently while they are sitting in their seats. That process of seat work is an important variable in the learning process of students. वो सीट वर्क जो करते हैं, वो उनको जो बताया जाता है,
उनको जो गाइड किया जाता है, वो जो गाइडेंस सीख करते हैं, वो जो अपने स्टूडेंट्स के असाइनमेंट से सीखते हैं, वो जो गलती करने पर उसी वक्त वो गलती करेक्ट करा लेते हैं साथ बैठे स्टूडेंट से या टीचर से, दैट all of these form part of the seat work, and all of them, as you can see, form an important segment of the overall education of students. तो सीट वर्क को भी एक खास अहमियत हासिल है ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस में. इसको इतना गैर अहम ना समझिएगा, इसकी बहुत अहमियत है. आपने एक मिसाल बोर्ड पर बता दी स्टूडेंट्स को, अब उस मिसाल से मिलता जुलता असाइनमेंट आपने उसको दिया और आपने उससे कहा कि ये असाइनमेंट जो है अब इसको अपनी सीट पर बैठे हुए, अपनी क्लास में मौजूद रहते हुए इस असाइनमेंट को कैरी आउट करो. एंड दैट इज व्हाट सीट वर्क इज. एंड सीट वर्क इज द carrying out of the assignment given by the teacher to the students while he is in the class sitting in his own seat. वहां पर उसको बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं. वो जहां भी महसूस करेगा कि उसको कोई कंफ्यूजन है, वो जहां भी महसूस करेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है, वो फौरन हाथ खड़ा करके अपने उस्ताद से पूछ लेगा. दिस इज हाउ हिज एजुकेशन एंड लर्निंग इज प्रोग्रेसिंग. उसको जहां कहीं प्रॉब्लम पेश आएगा वो अपने साथ दाएं बाएं बैठे हुए स्टूडेंट से पूछ लेगा. एंड दैट इज हाउ हिज एजुकेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू. सो सीट वर्क इज एन इंपॉर्टेंट वे इन विच स्टूडेंट्स लर्न. इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, इसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसी जिम्न में एक और रेफरेंस है होमवर्क का, जिससे बहुत से बच्चे बहुत डरते हैं. होमवर्क इज दैट students carry out work while they are at their respective homes. देखें, क्लास और होम का एनवायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है. क्लास में स्टूडेंट मेज कुर्सी पे बैठा है, शेयरिंग स्पेस विद अदर स्टूडेंट्स एंड देन फेसिंग द ब्लैक और द ग्रीन बोर्ड, एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर इज देयर, taking rounds, offering guidance, correcting mistakes, directing students, looking after students. None of that is available to students at home. There might be disturbances. There might be a radio blaring. There might be TV that's going on. There might be other children playing around. There might be other elders going around talking amongst themselves. All of these things provide different physical environment than they are provided at the class. So seat work and homework take place under totally different physical environment, thus affecting homework and seat work differently. Homework is what a student is supposed to carry out while at home, where the student does not have any supervision available to him. If he is a son of a teacher, maybe a little supervision might be available, but generally speaking, there is hardly any supervision available to a student while he is doing his homework at home. Whereas there is total supervision and guidance available while the student is carrying out the work in his seat. Instructions, learning is taking place at both the places, at the seat, at the place of work in his classroom, and at the seat in his home, in his homework. Instruction and learning is taking place, but the environment is totally different. So we have to understand the difference between these two to be able to understand and facilitate students' learning. Homework assignments are given to students so that they could carry out independent work at their homes. These are important tools
of learning. Seat work and homework are important tools. जो आप स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाते हैं उससे मिलता जुलता आप उसको काम देते हैं क्लास में करने के लिए, दैट इज सीट वर्क, और उससे मिलता जुलता काम देते हैं आप उसको घर में करने के लिए, दैट इज होमवर्क. These three then become important variables of student instruction and student learning. एक और ऑप्शन जो अवेलेबल है टीचर्स के लिए, दैट ऑप्शन इज क्वेश्चनिंग. अगर हम तालीम का तारीखी जायजा लें तो सवाल जवाब और एक दूसरे को सवाल पूछना बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट एंड ए स्टूडेंट एंड ए स्टूडेंट, this has been the oldest method employed in teaching. Ancient Greeks, before the birth of Christ, यसू मसीह अलैहिस्सलाम से की वलादत से पहले भी जो यूनानी लोग तरीका अख्तियार किए हुए थे लोगों को पढ़ाने का, that was the method of questioning. Plato and Aristotle and philosophers of those caliber adopted the method of questioning. So learning through questioning has been one of the oldest methods of imparting instructions. You ask the students questions and in turn they reply, and questioning and getting the replies is a process of education. If the questions are intelligent, if the questions are probing, if the questions are relevant, if the questions are related to the topic at hand, if the questions are related to the periphery of the topic, then of course those questions would be instructional questions. Those questions would lead to instruction being improved in the students. If the questions are irrelevant, not related, meaningless, then of course the method of questioning does not become that effective. We will talk about that at some other lecture, but for the time being, understand that questioning is an important tool of imparting education, an important tool of learning. Do not underestimate the power and the importance of asking questions. Teachers ask questions, students answer. Students ask questions and the teacher asks counter questions. Counter questions. That is the technique of questioning. Questioning technique then, questioning option then is an important learning tool. Another important learning tool in that context is what is called group discussion. Group discussion means that a conversation is taking place between students and students, between students and teachers, between teacher and students, but in that conversation, the role, the contribution of a teacher is minimal, is almost non-existent. ये ग्रुप डिस्कशन की एक खास खसूसियत है कि उसमें ग्रुप डिस्कशन में उस्ताद की कंट्रीब्यूशन कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स की अपनी है. वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो अपने ख्यालात को दूसरों के ख्यालात से जज कर रहे हैं. Even when some students are quiet and a discussion is going on between some other students, even then those who are quiet and who don't apparently seem to be taking part in the discussion, even they are learning. Because the ideas that are being exchanged in a group discussion amongst other students, apart from the silent ones, those ideas
are reaching those people, those students who remain silent. So the group discussion ideas, counter-ideas, arguments, counter-arguments, viewpoints, counter-viewpoints, all of these are reaching those people who may not have been taking part in the discussion. So the group discussion is an important variable of learning for those who are taking part in group discussion, but also for those who are not taking part in group discussion but are present around and within the area where group discussion is taking place. इसकी अहमियत को भी आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. टीचर के पास जहां लेक्चरिंग की ऑप्शन है, जहां उसके पास क्वेश्चनिंग की ऑप्शन है, वहां उसके पास ग्रुप डिस्कशन की भी ऑप्शन है. और ग्रुप डिस्कशन का खास ख्याल रहे कि ग्रुप डिस्कशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय two things. Number one, minimal role of the teacher, and number two, questions and answers being exchanged between students, not between teachers and students alone, but between students and students. This is what group discussion is. Group discussion then is another important tool of imparting education. आपके पास ये सारे टूल्स मौजूद हैं, इसलिए ये ना सोचें सिर्फ आप कि आप उस क्लास को, एक स्टूडेंट को सिर्फ खड़े होकर पढ़ा सकते हैं. आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं. सीट वर्क एक ऑप्शन, पढ़ाने के अलावा, उनको बताने के अलावा सीट वर्क वन ऑप्शन. अनदर ऑप्शन होमवर्क, उनको होम असाइनमेंट्स देनी. देखिए, होमवर्क जो है वो जरूरी नहीं है कि आप उनको जो आपने क्लास में पढ़ाया है उसी तरह का सवाल लिख के दे दें. मिसाल के तौर पर आपने उनको ये बताया कि आप बॉटनी का आपने लेक्चर दिया और उनको बताया कि इस किस किस्म के दरख्त पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में पाए जाते हैं. अब होम असाइनमेंट ये भी हो सकती है कि आप उनको बताएं कि वो नाम लिख के ले आएं, और होम असाइनमेंट ये भी हो सकती है कि आप उनसे ये कहें कि अपने घर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ अकसाम के जो दरख्त हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनके नाम लिख कर लाएं. In the first case, they are depending upon their memory. In the second case, they are going and observing and making a list. Which one of these do you think would be more valuable for your students? Of course, both are valuable. But of the two, the second is more valuable because there is an active participation of the student in getting himself to be familiar with trees. He is more actively involved in that. And when the student is more actively involved in gaining knowledge, that knowledge becomes more solid for the student. So you have these options available to you: seat work, homework, questioning, another option that is available to you. And of course, we also talked about group discussion as an option that is available to you to impart knowledge. और सिर्फ अब तो ग्रुप डिस्कशन की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है कि मौजूदा माहिरीन नफ्सियात और मौजूदा मालिजीन नफ्सियात भी ग्रुप डिस्कशन को बहुत फाल अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम दुनिया में, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि when people talk about things, they bring different points of view, and group discussion helps you to bring those different points of view into focus. You have all of these
options available to you to achieve your educational objectives. It is up to you to select. My recommendation would be use all of them. Use all of them in any given time period. इस बात पे गौर कीजिए. Until next time, खुदा हाफिज.